हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना चाह रहा होता है, उसके गोल्स हैं। हम कोई जॉब क्यों करते हैं, कोई काम क्यों करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये 5 रीजंस हैं जिनकी वजह से कोई इंसान एक काम कर रहा होता है। पहली चीज़ है उसको अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना है। दूसरे नंबर पे उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए मुस्तकबिल के लिए। तीसरी चीज़ ये है कि उसको एक सोशल एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए, मुआशरा उसको एक्सेप्ट करे। चौथी चीज़ ये है कि हर इंसान चाह रहा होता है कि वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे, रोल प्ले कर रहा हो मुआशरे के बीच में। और पांचवी चीज़ ये है कि वो खुद ग्रूम कर रहा हो, उसकी पर्सनालिटी इंप्रूव कर रही हो वक्त के साथ साथ। मैं पर्सनली ये समझता हूँ, मैंने 2009 में CSS की अटैम्प्ट दी, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने कामयाब किया। और उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज में हूँ, मुख्तलिफ जगहों पर भी रहा। जो अपॉर्चुनिटीज़, जो मौके एक सिविल सर्वेंट को हासिल होते हैं इन 5 हवालों से, लेकिन सिविल सर्विसेज आपको ये 5 चीज़ें जो हैं वो साइमल्टेनियसली प्रोवाइड कर रही होती है। और उसके बाद में आपकी पर्सनल ग्रूमिंग जो है वो भी हो रही होती है। फिर आपको एक अल्लाह पाक एक मौका भी दे देते हैं कि आप इस मुआशरे में जो भी रोल प्ले करना चाहें अपने मिजाज के मुताबिक वो आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो ख़ास तौर पे हमें बताएंगे कि CSS की तैयारी हम आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। ये पहले GM टूरिज्म पंजाब रह चुके हैं, डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा रह चुके हैं, इसके साथ साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा भी रह चुके हैं और DG डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गिलगित बल्तिस्तान भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ ये पिछले 12 साल से CSS के तलबा को पढ़ा रहे हैं। इनके तमाम बहन भाई ऑलमोस्ट CSS में किसी न किसी पोस्ट पे सर्व कर रहे हैं। इनके भाई और भाभी जुडिशरी में सर्व कर रहे हैं। इनकी एक बहन है जो CSS ऑफिसर हैं, OMG में सर्व कर रही हैं। इनके एक भाई हैं जो CSS ऑफिसर हैं, वो AC इनकम टैक्स हैं। और इनके एक भाई हैं जो CSS ऑफिसर हैं CTG में। इसके साथ साथ इनकी एक भांजी हैं जो CSS ऑफिसर हैं पोस्टल सर्विसेज में। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने इन सब को CSS की तैयारी कैसे करवाई और वो कौन सी ऐसी गलतियां और मिथ हैं जो CSS के बारे में हैं जिनको अगर हम क्लियर कर लें तो हम भी CSS में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इनका एक YouTube चैनल भी है css.com के नाम से, जिस पे ये वीडियोस अपलोड करते हैं और लोगों को सिखाते हैं कि वो कैसे CSS की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम रज़ा साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, आप पिछले 13 साल से CSS के तलबा को पढ़ा रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि CSS करना कितना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम अली, बहुत शुक्रिया एक तो बुलाने का। यार बात यह है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना चाह रहा होता है, उसके गोल्स हैं। हम कोई जॉब क्यों करते हैं, कोई काम क्यों करते हैं, इसकी मल्टीपल वजूहात हैं। मैं समझता हूँ कि ये 5 रीजंस हैं जिनकी वजह से कोई इंसान एक काम कर रहा होता है। अगर हम मौजूदा दौर के तनाजुर में देखें, पहली चीज़ है उसको अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना है एक बाइज़्ज़त अंदाज के बीच में। दूसरे नंबर पे उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए मुस्तकबिल के लिए। जाहिर है उसके बच्चे होंगे, सारा कुछ होगा, वो कभी बीमार भी होगा, कभी इस पोजीशन में भी होगा कि काम ना कर सके, तो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी उसकी ज़रूरत है। तीसरी चीज़ ये है कि उसको एक सोशल एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए, मुआशरा उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ तू भी कोई चीज़ है। ये बड़ी नेचुरल किस्म की एक डिज़ायर है हर इंसान के अंदर। चौथी चीज़ ये है कि हर इंसान चाह रहा होता है कि वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे, उसके पास इतना इख्तियार ज़रूर हो कि वो कुछ ना कुछ हिस्सा डाल रहा हो अपना सोसाइटी के बीच में, एक रोल प्ले कर रहा हो मुआशरे के बीच में। और पांचवी चीज़ ये है कि वो खुद ग्रूम कर रहा हो, उसकी पर्सनालिटी इंप्रूव कर रही हो वक्त के साथ साथ, सीख रहा हो, लर्न कर रहा हो। ये तमाम चीज़ें हैं जो एक इंसान मद्देनज़र रखता है जॉब ढूंढते वक्त, काम करते वक्त। ऐसे मैं पर्सनली ये समझता हूँ, मैंने 2009 में CSS की अटैम्प्ट दी, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने कामयाब किया। और उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज में हूँ, मुख्तलिफ जगहों पर भी रहा। जो अपॉर्चुनिटीज़, जो मौके एक सिविल सर्वेंट को हासिल होते हैं इन 5 हवालों से, वो शायद पाकिस्तान के किसी और फील्ड में, जो बड़े बड़े कारोबार हैं मैं उनको साइड पे कर देता हूँ, बिजनेसमैन अगर है, अच्छा काम कर रहा है तो शायद वो भी ये 5 चीज़ें हासिल कर रहा होगा। लेकिन सिविल सर्विसेज आपको ये 5 चीज़ें जो हैं वो साइमल्टेनियसली प्रोवाइड कर रही होती है। आपको इतने पैसे मिल रहे होते हैं, फाइनेंशियल नीड्स इतनी पूरी हो रही होती हैं कि आप बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकें। आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होती है,
मुआशरा आपको एक्सेप्ट भी कर रहा होता है, बल्कि आपको फॉलो कर रहा होता है, और उसके बाद में आपकी पर्सनल ग्रूमिंग जो है वो भी हो रही होती है। फिर आपको एक अल्लाह पाक एक मौका भी दे देते हैं कि आप इस मुआशरे में जो भी रोल प्ले करना चाहें अपने मिजाज के मुताबिक वो आप कर सकते हैं। तो इसलिए CSS जो है एक बड़ा एक अहम चीज़ है। सही। सर, बहुत सारे तलबा CSS में फ़ेल क्यों होते हैं, उसकी असल वजह क्या है? अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि अब आप उन ख़बरों का जिक्र कर रहे हैं कि इतने लाख स्टूडेंट्स ने या इतने हज़ार, 40,000, 50,000 स्टूडेंट ने इम्तहान दिया, बीच में से कोई 400 पास किया, 500 पास किया। ये एक डराने वाली चीज़ एक है जो क्रिएट हो। अच्छा, अगर आप इसका एनालिसिस करेंगे ना तो इसकी भी फिर कोई 4 वजूहात जो हैं वो निकलेंगी। पहली चीज़ तो ये है कि CSS के बीच में अप्लाई जो लोग करते हैं वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने CSS करना ही नहीं होता। सही। ये बात उनको भी पता होती है कि उन्होंने CSS नहीं करना। ठीक है। एवी बैठे बैठे अप्लाई कर दिया, किसी ने कोई रिश्तेदारों पे कोई इंप्रेशन जमाने के लिए अप्लाई कर दिया। एक कैटेगरी वो है। मैं समझ। अब आप मुझे खुद बताएं ऐसी कैटेगरी के पास हो सकती है? उन्होंने फेल ही होना है, लाजमी सी बात है, उन्होंने तो CSS करना ही नहीं था। अच्छा, दूसरी कैटेगरी वो है जिन्होंने CSS करना है मगर इस साल नहीं करना, वो भी अप्लाई कर देते हैं, नाम उनका भी चला जाता है। वो जिसको कहते हैं ना, एक टेस्ट ड्राइव लेने वाला साब्ता होता है उनका। CSS की अटेम्प्ट देनी है 2023 में जाके, वैसे ही एक दफ़ा अप्लाई कर दिया कि बैठ के देखें तो उसी होता क्या है। 2 पेपरों में बैठे, 3 में बैठे फेल हो गए। देखने वाले कह रहे होते हैं यार ये फेल हो गया, पता नहीं क्या चक्कर है। तो वो तो एक सीरियस कैंडिडेट था ही नहीं। 2 कैटेगरीज के लोग ये हो गए। अच्छा, अब तीसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो CSS करना चाह रहे होते हैं, इसी साल करना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो पूरी तैयारी नहीं कर पाते किसी भी वजह से। ठीक है। रिक्वायरमेंट है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्तिहान है, आप इसके लिए आ रहे हैं तो इसकी कुछ ज़रूरियात है, वो उसको मैच नहीं कर पाते, उनकी तैयारी में डेफिशिएंसी रह जाती है, वो फेल हो जाते हैं। चौथे नंबर पे वो लोग होते हैं जिनकी नीयत भी ठीक होती है, जिनकी तैयारी भी ठीक होती है, लेकिन जिनकी साथ बाज़ औक़ात एक हार्ड लक हो जाती है। शायद अफरीदी भी तो 0 पे आउट हो जाता है, सचिन तेंदुलकर भी हो जाता है। तो बैड डेज आते हैं। ऐसे के अंदर बैठे गलत टॉपिक चुन लिया, प्रेसी के अंदर बैठे प्रेशर ले गए, समझ नहीं पाए कि पैराग्राफ क्या था, फेल हो गए। इस्लामियात का पेपर था, डायरेक्शन गलत पकड़ ली, टेढ़ा सवाल था, नहीं समझ आया, फेल हो गए। तो कैलिबर होता है, उनको पास होना चाहिए, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से उस दिन परफॉर्म नहीं कर पाते और फेल हो। तो ये 4 तरह के लोग हैं जो फेल होते हैं। देखने वाले को ये लग रहा होता है कि बहुत बड़ी तादाद जो है वो फेल हो जाती है। असल में इनमें से आपने देखा कि 75%, 80% लोग वो हैं जिनको वैसे ही फेल हो जाना चाहिए था, जो उसके लिए सीरियस थे ही नहीं। और बाकी जो लोग मेहनत भी करते हैं और वो फेल हो जाते हैं, उसकी फिर मल्टीपल रीजंस हैं, जिसके बीच में उनकी तैयारी में बाज़ को डेफिशिएंसी होती है, बाज़ वो उस दिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो ये मल्टीपल रीजंस हैं इसकी। सर, CSS के तलबा को पढ़ाने के बारे में आपने कब सोचा, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और आपने अपने घर से ये काम शुरू किया, इसके पीछे क्या वजह थी? देखिए, वो कहते हैं टीचर्स आर बॉर्न। मैं खुद CSS करने से पहले भी पढ़ाया करता था, शौक था, पैशन था। मैं भी मास्टर्स कर रहा था जब से मैंने पढ़ाना जो है वो शुरू कर दिया। मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ था तो मैंने टीचिंग करनी शुरू कर दी। जब CSS हो गया तो पहले एक एकेडमी ने, जून में मेरा रिज़ल्ट आया, एक एकेडमी ने कॉल की कि जी आएँ CSS की आप लेक्चर दें। तो पहले तो शोशा में चले गए कि बड़ा होता है, ये भी एक फीलिंग है ना। कल तक आप खुद बैठे लेक्चर सुन रहे होते हैं, आज आपने खड़े होकर लेक्चर देना है कि 50 बच्चे बच्चियाँ आपको सुन रहे होंगे, तो चार्म ही बड़ा होता है, नया नया रिजल्ट आया होता है। तो मैं इसी चक्कर के बीच में चला गया। उस चक्कर के बाद में क्या हुआ कि पहला बैच जो मुझसे पढ़ा, एकेडमी गया, फिर एकेडमी छोड़ दी कुछ वजूहात की बुनियाद पे। मैंने एकेडमी छोड़ी लेकिन बच्चों ने मुझे नहीं छोड़ा, बच्चों ने घर आके पढ़ना शुरू कर दिया, मेरे पास क्लासें लेना शुरू कर दी। उस वक्त तक जहन यही था कि जब मेरी ट्रेनिंग शुरू होगी फिर मैंने CSS की कोचिंग नहीं करनी। लेकिन वो पहला बैच मुझसे पढ़ा, उसमें से छोटा सा बैच था लेकिन 4 बच्चे बच्चियाँ जो है वो CSS कर गए, अल्लाह पाक उनको ले गया। उनमें से एक बच्ची अभी डिप्टी सेक्रेटरी हैं हुकूमत पंजाब में, जो स्टूडेंट है मेरा एक बच्चा वो SP है पुलिस में, एक मिलिट्री लैंड एंड कंट्रोल में। तो 4 बच्चे जो हैं वो निकल गए। तब इस चीज़ ने एक मुझे बड़ा मोटिवेट किया कि यार ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है। फिर ये सिलसिला कंटिन्यू रहा, फिर मेरे अपने भाई बहन जो हैं, भांजे भतीजियाँ, सारे मेरे स्टूडेंट बने और अल्लाह का बड़ा शुक्र है फिर तो हर साल बैच आते हैं और अल्लाह पाक कामयाब करते हैं। सर, CSS करते वक्त मज़ामीन का इंतखाब करना वो कितना ज़रूरी है और वो कैसे किया जाए?
ये ऐसे ही है जैसे जंग करने के लिए हथियारों की सिलेक्शन है। इसकी इंपॉर्टेंस कुछ ऐसी है सही कि जो रोल अच्छे हथियार प्ले कर सकते हैं, अगर आपने उनको वाइजली चुना हुआ है, तो अच्छे सब्जेक्ट भी वही रोल प्ले करते हैं। अब देखें सीएसएस के सब्जेक्ट जो हैं ये 2-3 तरह के होते हैं। जी सर। एक तो ये कि सब्जेक्ट चुनते वक्त आपने ये चीज़ देखनी है, ये चीज़ तो मैंने बता दी कि ये बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं, जी। बहुत अहम रोल है। अब चीज़ें मद्देनज़र क्या रखनी है आपने सब्जेक्ट चुनते वक्त, अब अगली चीज़ ये है जो आपके सवाल का दूसरा एक अल्टीमेट पार्ट बनना चाहिए। तो 3-4 चीज़ें जो मद्देनज़र रखते हैं और रखनी चाहिए। पहले नंबर पे तो ये कि स्कोरिंग टेंडेंसी क्या है किसी सब्जेक्ट की पास्ट के बीच में। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो छलांगे मार रहे होते हैं, यूं यूं यूं, कभी बहुत अच्छे नंबर दिए फिर फेल करवा दिया, फिर बहुत अच्छे नंबर दिए, फिर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होनी, ऐसे ही इनको अवॉइड कर देना चाहिए। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन शो नहीं करते लेकिन कॉन्स्टेंटली रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनकी तरफ जाना चाहिए। तो पहला तरीक़ेकार ये है कि आप पास्ट हिस्ट्री देखें सब्जेक्ट की कि वो स्कोरिंग ट्रेंड उसका क्या है। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये चीज़ देखी जाती है कि जो एस्पायरेंट है उसको नेचुरल एडवांटेज किस सब्जेक्ट में है। जैसे मैं जब सीएसएस कर रहा था तो खुद मैं उर्दू का शायर हूँ, अच्छा। तो मैंने उर्दू इसी बुनियाद के ऊपर, मैंने उर्दू पढ़ी नहीं थी कभी भी, लेकिन इस बुनियाद के ऊपर चुन ली कि मैं खुद शायर हूँ तो ये ज़ुबान मुझे सपोर्ट करेगी, तो मुझे हेल्प मिली। मुझे बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ी उसकी बहुत डिटेल में जाके, लेकिन आई परफॉर्म्ड रीजनेबली वेल। तो जिसमें आपको एक कुदरती एडवांटेज, कुछ बच्चे साइंटिफिक माइंड के होते हैं, साइंस होती है उनकी, सही है। कुछ बच्चे रटा अच्छा मार सकते हैं, कुछ बच्चों को हिस्ट्री जानने का बड़ा शौक होता है। तो आपने अपनी नेचुरल इंक्लिनेशन देखनी होती है कि आप किस तरफ एक रुझान रखते हैं। तीसरी चीज़ आपने ये देखनी होती है कि आपको सपोर्ट किस चीज़ के बीच में मिल जाएगी। सपोर्ट मिल जाती है भाई बहन भतीजे उस्ताद की सूरत में। सही। मसलन मैंने एक सब्जेक्ट जब रखा तो मुझे पता था मेरा भाई लॉ ग्रेजुएट है, तो मुस्लिम लॉ मैंने ऑप्ट कर लिया, वो भाई से फिर हेल्प ली उस मुस्लिम लॉ के बीच में। तो ये एक अहम चीज़ जो है वो मिल जाती है। और चौथे नंबर के ऊपर आप इस चीज़ को बेस बना लेते हैं कि आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी कितनी है। ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको बहुत डिटेल में करना पड़ता है, पूरा साल होगा तो होंगे वरना नहीं होंगे। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो इजीली मैनेज किए जा सकते हैं, आपके पास टाइम अगर कम है तो फिर आप उनको उठा लेते हो। तो ये 4 तरीक़ेकार हैं जिनके मुताबिक आप सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सर एक बड़ी अहम चीज़ है जो अक्सर लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इंग्लिश के एसे में अक्सर लोग फेल हो जाते हैं और उसको अटेम्प्ट नहीं अच्छा कर पाते, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि सीएसएस का जो एग्जामिनर उनका एसे एवेल्यूएट कर रहा है उसने उनके एसे में देखना क्या है। एसे एवेल्यूएट करने वाला उस्ताद जो है बेसिकली वो 3 चीज़ें देखना चाह रहा होता है, उसका फोकस 3 चीज़ों के ऊपर है। अब बच्चों को पता ही नहीं होगा कि देखना क्या, तो अल्टीमेटली उन्हें फेल ही होना है। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ ये है कि ऐसे में मटेरियल कौन सा दिया गया। अब मटेरियल के अंदर 3-4 बातें हैं। मटेरियल जो है वो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसको जो है वो रिलेटिव होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए जो टॉपिक है। फिर क्वांटिटी में पूरा हो, 2500 लफ्ज़ों का ऐसे है तो 2500 लफ्ज़ हो। तो पहले नंबर पे है कि मटेरियल जो है वो प्रॉपर हो। और 3 चीज़ें मैंने बता दी मटेरियल में वो क्या देखेगा। दूसरे नंबर पे वो स्टूडेंट का, बच्चे का एक्सप्रेशन चेक करेगा। सही। एक्सप्रेशन से क्या मुराद है कि जो उसने अंग्रेज़ी लिखी है वो ग्रामेटिकली दुरुस्त है भी कि नहीं, अब इसमें अच्छी वोकेबलरी यूज़ हुई है कि नहीं, अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि नहीं। कुछ बच्चे बहुत सादा लिखने की, बहुत ही सादा लिखने की कोशिश करते हैं। तो भाई मैट्रिक के लेवल में और सीएसएस के लेवल में एक कुदरती फ़र्क तो होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो आपका एग्जामिनर जो है वो देख रहा होता है। प्रेपोजिशन दुरुस्त इस्तेमाल हैं कि नहीं है, टेंसेस कौन से में जाके बच्चा टेक्स्ट जो है वो लिख रहा है। और तीसरी चीज़ जो है वो प्रेजेंटेशन है। अच्छा, प्रेजेंटेशन जो है उसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि जो आपने लिखी है वो साफ़ है, रीडेबल है कि नहीं है, कैसे आपने प्रेजेंट किया, आउटलाइन बनाई तो कैसे बनाई। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका लबो लहजा है अली वो क्या है। अब आप मुझे एक बात बताएं, आपके सवाल से एक सवाल मैं करता हूँ और उससे जो सुनने वाले हैं वो समझ सकेंगे। 2-3 मुख्तलिफ सिनेरियोज़ हैं जी। मसलन एक सिनेरियो ये है कि
आपसे एक दोस्त पैसे मांगता है, ज़ाहिर है जवाब में आपका एक रवैया होगा। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपने किसी दोस्त से पैसे मांगने हैं, आपका एक रवैया होगा। तीसरा सिनेरियो ये है कि आपने अपने बॉस से सैलरी बढ़वानी है कि जी मेरी सैलरी बढ़ा दें। चौथा ये है कि आपने अपने पीएन को बताना है कि तुझे इस महीने की तनख्वाह नहीं मिल सकती, कंपनी के हालात अच्छे नहीं। ये चारों फाइनेंस से रिलेटेड सिनेरियोज मैंने आपको बताए हैं। आप मुझे बताएं कि इन चारों में आपके जो बात करने का स्टाइल है वो सेम होगा? नहीं। आपने कर्जा मांगना है तो आप बिला वजह हंस भी रहे होंगे और अंदाज होगा आपका। आपने कर्जा देना है तो हो सकता है आपका रवैया टोटली डिफरेंट हो। आपने तनख्वाह बढ़वानी है तो और अंदाज में आप बात करेंगे। आपने मुलाजिम को तनख्वाह नहीं दी, ये लबो लहजा बदलता है। अब बच्चे जब ऐसे लिख रहे होते हैं तो इस चीज़ को मिस कर जाते हैं। वो जिस अंदाज में अपना इंट्रो पैरा लिखते हैं उसी अंदाज में दूसरा डेफिनेशन पैरा लिखते हैं, उसी अंदाज में मेन आर्गूमेंट पैरा लिखते हैं, उसी अंदाज में कॉज पैरा, उसी अंदाज में रिकमेंडेशन पैरा, उसी अंदाज में कंक्लूडिंग पैराग्राफ। अब ये चीज़ खुद जो आपने बताया कि हर एक जो सिनेरियो है उसमें लबो लहजे ने मुख्तलिफ होना है, ऐसे में इस चीज़ को बच्चे जो हैं वो मिस कर जाते हैं टोटली, और ये चीज़ उनको फिर फेल करवा देती है। आर्गूमेंट का स्टाइल ही और होना चाहिए जब वो आर्गूमेंट की पैरा लिख रहे हैं। एक मुकर्रर जिस तरह तकरीर करता है, एक वकील जिस तरह दलाइल लेता है, उस तरह की बात होनी चाहिए। तजवीज़ दे रहे हैं तो बात और होनी चाहिए, तजवीज़ जैसा अंदाज होना चाहिए। बात शुरू करनी है, इंट्रो लिखना है और चीज़ होगी, कंक्लूड करनी है तो और चीज़ होगी। अब खुदा हाफिज़ कहने लगे एग्जामिनर को, तो ये चीज़ें बच्चे पिक ही नहीं करते, उन्होंने पढ़ी ही नहीं होती कि ये शेड्स अलहदा है, रंग अलहदा है, बात का स्टाइल अलहदा है। इस वजह से फेल हो जाते हैं, फिर गालियाँ देते हैं कि निज़ाम गलत है। सर सीएसएस के दौरान मुसलसल मोटिवेटेड रहना ये कैसे पॉसिबल है? अच्छा यार, ये बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा आपने रेलेवेंट सवाल किया। सीएसएस में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो आता ही ये है कि मोटिवेशन लेवल जो है ना वो बिल्कुल लो 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 होने लगे। अच्छा, अभी हम बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, ये आज अगस्त के बीच में 13 अगस्त है, ये वो पीरियड है 2-3 महीनों का जिसमें सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं ये बिल्कुल लो उनका मोरल हुआ पड़ा होता है। स्टार्ट में बहुत अच्छा होता है, पिछले पेपरों से फरवरी में, मार्च अप्रैल वो बड़े जज्बात के साथ आएंगे आपके पास, और फिर आखिरी 2-3 महीनों में बड़ा वो हाई एक उनका मोरल होता है, बड़े जज्बे के साथ पाए जा रहे होते हैं। इन महीनों में बिलखुसूस बड़ा डीमोटिवेटेड फील करते हैं। अच्छा, क्योंकि सफ़र लंबा है ना, एक थकाने वाला सफ़र है, लग रहा होता है कि सफ़र कट ही नहीं रहा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये चीज़ें डीमोटिवेट करती हैं। सही। अच्छा, मोटिवेटेड रहना कैसे है, उसके 4-5 तरीके हैं। इनमें से कोई एक तरीका या सारे तरीके जो हैं ये बच्चों के ऊपर अगर लगाएं तो वो कामयाब हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप रोल मॉडल्स बनाएं। जिस तरह मैं जब तैयारी कर रहा था तो मेरी कुछ रोल मॉडल्स थे। सही। और मूवीज़ अवेलेबल होती हैं आपके पास। मतलब अगर कोई बच्चा पुलिस में जाना चाह रहा है तो वो बड़ी अच्छी मूवीज़ हैं जिसमें पुलिस वाले बतौर कैरेक्टर, बतौर हीरो नज़र आते हैं, पाकिस्तान की भी और दूसरे ममालिक की भी। आप उनको देख सकते हैं, ये मोटिवेशन देती हैं। अच्छा, इसी तरीके से पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में एक ड्रामा चला था जिसके बीच में एक बच्ची जो है, नाम मुझे भूल गया, जिसमें एक बच्ची जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर बन जाती है। तो उससे बड़े बच्चियों ने उससे मोटिवेशन ली उसको देख के। एक तरीका ये है कि आप इस तरह की कोई चीज़ देखें। ठीक है। दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि आपकी फैमिली में अजीज़ व क़ारिब में अगर कोई CSP है, CSS किया हुआ ऑफिसर है, तो उससे मिलें, उसके ऑफिस में जाएं, देखें वो कैसे काम करता है। ये आपको लाशौरी तौर पर ये चीज़ आपको मोटिवेट करती रहेगी। ठीक है। 2 बातें हो गई। तीसरी चीज़ जनाब अली ये है कि आप ग्रुप स्टडी करें। अकेले सफ़र मुश्किल लगता है यार, अकेला बंदा चल रहा हो थक भी जाता है, उसको प्रॉब्लम्स भी आनी शुरू हो जाती हैं। आप एक ग्रुप बना लें, लेकिन ग्रुप बनाए ऐसे लोगों का जो आपको रोक ना लें। जिस तरह वो एक लतीफ़ा भी सर्कुलेट होता है ना कि मेरा पढ़ने को दिल नहीं करता था, फिर मैंने ऐसे लड़कों के साथ बैठना शुरू कर दिया जो पढ़ा करते थे, अब नतीजा ये कि उनका भी पढ़ने को दिल नहीं करता। तो ये वाला माहौल ना हो, आप ऐसे लोगों के साथ बैठें, उनके साथ ग्रुप बनाएं जो कि खुद मोटिवेटेड हैं, तो वो आपको भी जो है वो मोटिवेटेड रखेंगे। 3 तरीके हो गए। चौथा तरीका ये है कि ऐलान करें अपने मिशन का शुरू दिन से। जिस दिन मैंने CSS की तरफ सफ़र करना शुरू किया अली, मैंने सारों को बताना शुरू कर दिया कि मैं अब CSS करने लगा हूँ। अच्छा, लोग छुपाते हैं नॉर्मली
मैंने इसकी बिल्कुल अपोजिट किया और इसका फ़ायदा ये कि आपके ऊपर एक मॉरल एक और सोशल प्रेशर रखता है कि मैंने पढ़ना है। जब आप हर मिलने वाले को, हर जानने वाले को ये कह रहे होते हैं कि मैंने CSS करना है, मैंने CSS करना है, तो अल्टीमेटली आपके ऊपर एक प्रेशर आ रहा होता है। इसको मैं मिसाल से साबित करता हूँ। ये तबलीगी जमात वाले लोग आपने देखे होंगे, मैं तमाम रिलीजियस प्रेजुडिसेस से बालातर होकर ये बात कर रहा हूँ। वो क्या कर रहे होते हैं? सच बोलो, नमाज पढ़ो, सच बोलो, नमाज पढ़ो। एक दफ़ा मैंने उनसे पूछा कि आप ये क्यों करते रहते हैं? आप अपने घर वालों को दो, क्या ज़रूरत है बताने की लोगों को? तो दूर से आप उठ के आते हैं और इधर आके मानसेरा से चले हैं, इधर आके लोगों को बता रहे हैं कि नमाज पढ़ो, तो ये बात उधर ही बता देते। तो वो ये कह रहे थे कि यार ये हम लोगों के लिए नहीं करते, अपने लिए कर रहे होते हैं। हम जितना लोगों को कह रहे होते हैं ना नमाज पढ़ो, उतना अंदर से खुद पक्के हो रहते हो कि हमने नमाज पढ़नी है। ये सच में भी ऐसे ही है कि जब आप खुद बता रहे होते हैं लोगों को कि मैं CSS कर रहा हूँ, तो आपके ऊपर एक प्रेशर आता है और आप इसकी वजह से मोटिवेटेड रहते हैं कि यार मैंने अब करना है, अब मेरी इज्जत और बेइज्जती क्या। और एक आखिरी चीज़ ये है, पढ़ाना शुरू कर दो। सही, पढ़ाना शुरू कर दो। पढ़ाना सीखने का बेस्ट वे है, आप दर्स व तदरीस शुरू कर दें। जो नहीं आता ना, जो सीखना है वो सिखाना शुरू कर दें, आप भी सीख जाएंगे। सही। तो ये 5 तरीके हैं जो आपको मोटिवेटेड रखते हैं, आपको इन रखते हैं। सर, CSS के जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे वो अच्छे मार्क्स ले सकें? अच्छा यार, CSS का सफ़र जो है नॉर्मली शुरू हो जाता है मार्च से, जब एग्ज़ाम फरवरी में एग्ज़ाम होता है ऐसे, और उसके बाद में मार्च तक, अगले फरवरी तक सफ़र, 1 साल का ऑलमोस्ट ये पूरा है। तो अगर आप मुझे कहें कि 4-5 चीज़ें जो मैं उनको टिप्स दूं, एक तो ये होगी कि इसका आगाज़ जो है ये बर वक्त करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। लेट करते जाएंगे नहीं होगा। दूसरे नंबर पे ये कि CSS करने से होता है, पूछने से नहीं होता। ठीक है। CSS के बच्चों के साथ ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मैं आपसे पूछूं अली, आपने कढ़ाई गोश्त अगर पकाना सीखना है तो उसका बेस्ट वे यही है ना कि आप प्याज काटें, दूसरी चीज़ काटें और YouTube पे देखें कि कैसे पकाता है, प्रैक्टिस शुरू कर दें। ठीक है। बच्चे ऐसे नहीं करते, बच्चे YouTube में ही देखते रहते हैं, खुद कुछ नहीं करते, किताबें नहीं पढ़ेंगे, सीखने के अमल पे नहीं आएंगे, वो सिर्फ देखते ही रहेंगे कि जी CSS कैसे होता है, कैसे होता है। मतलब ये करने से होता है, ये सुनने से नहीं होता। सही। तो दूसरी टिप इनको ये है कि भजन करना शुरू कर दें। तीसरे नंबर पे है कि हर चीज़ की एक प्राइस है जो आपने पे करनी है। आपने अगर मेहरान लेनी है तो आज के दौर में कोई 10-12 लाख खर्चना पड़ेगा। ऐसे ही। आपने अगर होंडा लेनी है तो कोई 30-40 लाख रुपए खर्चना पड़ेगा। आपने अगर फॉर्चूनर पे जाना है तो कोई 80-85-90 लाख खर्चना पड़ेगा। प्राइस है ना, ऐसे ही। उस प्राइस के बगैर फॉर्चूनर तो नहीं आती। नहीं आती। तो CSS करने की भी एक प्राइस है और वो आती है रिक्वायर्ड मेहनत की सूरत में। एक मिनिमम लेवल है मेहनत का जो कि आपने करना है और उतना वो उनको करना पड़ेगा। अब कोई बच्चा या बच्ची ये कहे कि मैं दिन के कोई 2 घंटे देता हूँ तो मेरा CSS हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। इस सफ़र के बीच में आपको डेली, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं, तो मेरी परसेप्शन ये है एवरेजली आपको कोई 6-7 घंटे से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा मिनिमम, और ये आपका चलते चलते सफ़र जो है वो एंड तक जाते जाते 10-12-13 घंटे तक चला जाएगा। अच्छा, फाइनली इसके बीच में एक दुरुस्त रहनुमाई बड़ा अहम रोल प्ले करती है। ठीक है। वैसे मैं आपको फ्रांस का एक एड्रेस दूं और कहें कि जी ये फ्रांस में इस एड्रेस पे चले जाएं, अगर आपके पास कोई रहनुमाई नहीं है गूगल की सूरत में या किसी दोस्त की सूरत में, तो आप ढूंढते रहें, पहुंच जाएंगे, लेकिन होंगे अच्छे खासे ख्वार होंगे। ऐसे ही है ना? ऐसे ही। ये सफ़र भी ऐसे ही है भैया। इसके बीच में आपको एक रहनुमा अगर मिल गया, अच्छा वो रहनुमा का नेवर मीन्स कि कोई एकेडमी हो, कोई पेड कोई टीचर होना ज़रूरी ये नहीं है। वो किसी भाई की सूरत में भी हो सकता है, किसी बहन की सूरत में भी, किसी दोस्त की सूरत में भी, किसी अच्छे मेंटोर की सूरत में भी, जो आपकी रहनुमाई करना शुरू कर दे। लेकिन एक मुसलसल एक रहनुमाई का अमल है जो कि रिक्वायर्ड है, और फिर उसके बाद में वालिदैन की दुआएं। मतलब ये इंतहाई एक ज़रूरी चीज़ है। अल्लाह ताला की मदद इसमें शामिल होना बहुत। तो ये टिप्स है मेरी। सर, कासिम अली शाह साहब के वीडियो लेक्चर्स भी हैं, आपने सुने हुए हैं, उनकी फाउंडेशन भी है, उनके काम के बारे में आप क्या कहेंगे? कासिम अली शाह साहब उस्तादों की तरह जी हमारे लिए। एज फेलो हैं वैसे तो हमारे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो रोल वो प्ले कर रहे हैं इस मुआशरे में, जी सर, यार वो रोल
शायद हर बंदा प्ले कर नहीं सकता। अच्छा, मैं समझता हूँ कासिम अली शाह साहब भी रोल प्ले नहीं कर सकते थे खुद से, ये अल्लाह पाक ने उनको चुना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए बंदे चुन लिए जाते हैं। मेरी उनके लिए फीलिंग यही है कि अल्लाह ताला ने उनको इस मकसद के लिए ये चुना है। बिल्कुल, अल्लाह ताला तो जब किसी को तख्लीक करते हैं तो एक डिज़ाइन के मुताबिक है ना। तो जो अल्लाह ताला ने इनको जिस हालात से गुजारा, जिस फेज़े से ज़िंदगी के आए, तो अल्लाह पाक ने इनको स्ट्रीम लाइन ही इस तरह किया कि ये इस मकसद तक लाना, इस मकसद तक था कि वो यहाँ पे आए। अब देखिए इनका ये जो मुआशरा है पाकिस्तान, अगर हम इसकी बात करें तो इसके बीच में अगर हमने इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, बेहतरी लेकर आनी है, तो अली उसका एक वाहद जरिया, एक जरिया, अगर एक कोई कहे एक टिप मुझे दे दें, तो वो एक टिप ये है कि इस मुल्क के जो मेमार हैं मुस्तकबिल के, यूथ, बच्चे बच्चियां, वो लोग जिन्होंने ये मुल्क चलाना है, उनके अंदर कैरेक्टर इंजेक्ट कर दिया जाए। हम पीछे भी इसी वजह से, बदकिस्मती से हमारा निज़ाम तालीम यही करने में नाकाम रह गया। निज़ाम तालीम के किसी भी मुल्क में दो काम होते हैं, तालीम देना और कैरेक्टर को बिल्डअप करना। तालीम के ऊपर जैसा फोकस रहा मैं उसकी बात नहीं करता, कैरेक्टर वाला एलिमेंट टोटली निकल गया। हमारे तालीमी इदारों ने झूठ बोलना सिखाना शुरू कर दिया, हमारे तालीमी इदारों ने डिसिप्लिन टोटली गायब कर दिया। टीचर्स के साथ बदतमीज़ी कैसे करनी है, चक्कर कैसे देना है, चीट कैसे करना है, ये तमाम की तमाम चीज़ें, झगड़े कैसे करने हैं, तालीमी इदारों से तो सीखता है बच्चा। तो वो काम अब अकेले कासिम अली शाह साहब और उनके इदारे कर रहे हैं, जो शायद तमाम तालीमी इदारों को मिलकर करना चाहिए। टू बिल्ड अप द कैरेक्टर, इंजेक्ट कर रहे हैं 1 2 3 मोरालिटी, इखलाकियात, डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एतमाद, कम्युनिकेशन स्किल्स। ये वो तमाम की तमाम चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं इस मुल्क के लिए। कौम बन जाए, तमाम चीज़ें खुद ब खुद बन जाती हैं। इदारे कौन चलाता है? अफराद चलाते हैं ना जी। अफराद अगर दुरुस्त हो जाएंगे, इदारे भी दुरुस्त हो जाएंगे। इदारे दुरुस्त हो जाएंगे, निज़ाम दुरुस्त हो जाएगा। निज़ाम दुरुस्त हो जाएगा तो पूरा मुल्क दुरुस्त हो जाएगा। तो गोया कि जो प्रॉपर एक इंजेक्शन है चीज़ों को दुरुस्त करने का, वो कासिम अली शाह साहब दे रहे हैं। और मेरी नेक तमन्नाएँ हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उनको एक तो हिम्मत दें कि वो कंटिन्यू करें इस तरह, फिर दूसरा उनकी इस काविश को फल लगाएं। हर दरख्त को फल नहीं लगता, इसको फल लग भी रहा है और उसके फल में मज़ीद इजाफा हो और आखिरत में इसको कबूल करो। मेरी ये दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम रज़ा साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू की हमारे साथ। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग CSS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और इसके हवाले से जो जो मिथ्स उनके माइंड में हैं वो आज क्लियर हुए होंगे और इस इंटरव्यू से उनको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।